Calculation for quartiles. अब इसमें वापस, अच्छा एक काम करते हैं, अभी कैलकुलेशन नहीं डालते, तीनों पहला नोट कराते हैं, बाद में कैलकुलेशन एक साथ स्टार्ट करते हैं जिससे कि सिमिलरिटी भी रहे और मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल ना लिखना पड़े। पहले डिसाइल भी नोट कराता हूँ और परसेंटाइल भी नोट कराता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसको ना अभी स्किप कर दो और हेडिंग क्या डालोगे आप? डिसाइल्स। डिसाइल्स। तो आपने क्वार्टाइल के लिए क्या लिखा था, याद है? क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड होल डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पर कितने होने चाहिए? सेम लिखो। deciles are the values, deciles are the values which divides given data in 10 equal parts. लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में we have 9 deciles, we have 9 deciles given by D1, D2, D3, etc. D1, D2, D3, etc. वो लिख के अब सेम क्या हेडिंग डालो? परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स। अब इसमें लिखो परसेंटाइल्स आर द वैल्यूज, परसेंटाइल्स आर द वैल्यूज which divides given data in 100 equal parts, given data in 100 equal parts. तो नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो we have 99 percentiles, we have 99 percentiles given by या given as, जो मर्जी लिखना चाहो, P1, P2 एंड P99, लास्ट में P99 कर देना। और वहां पे मैंने एटसेट्रा लिखवाया शायद, है ना? तो उसको भी चाहे तो D9 तक ले जाओ, D1, D2 और D9। तो यहां तक आ गया, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेशन होना है तो जरा देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन। और सबसे पहले किसके लिए हम लोग? सिंपल डेटा। इससे से स्टार्ट करो। फाइंड Q1, Q2, Q3, D4, P28। तो मैंने कंपलसरी 3 क्वार्टाइल निकलवाए हैं, 3 होते हैं क्योंकि इनका यूज मुझे आगे भी जाना है, एक डिसाइल और एक परसेंटाइल फॉर। अब डेटा ऐसा लिखूं 10, 5, 12, 7, 13, 15, 8, 9, बस बहुत है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सॉल्यूशन। तो मीडियन के स्टेप याद है क्या करते थे? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला काम यहां भी करना, मीडियन के स्टेप जाने। तो लिखो अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है अपनी? 5। नेक्स्ट वन इज आफ्टर दैट 8, 9, 10, 12, 13,
15 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे लिखो n इज इक्वल टू 8 आ गया। अब Q1 इज इक्वल टू, अब मीडियन में क्या कर रहे थे, डिवाइड बाई 2 कर रहे थे ना, क्योंकि दो इक्वल पार्ट थे, और यहां पे कितने इक्वल पार्ट है, सो डिवाइड बाई 4। ऐसा लिखें Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, दैट इज 8 प्लस 1 अपॉन 4th term, that is 8 plus 1 9 divided by 4, पक्का ना, मैंने सही लिखा है, 2.25 टर्म। यहां तक समझ रहा है क्या? हाँ 2.25 टर्म। तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म दैट इज 8 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म दैट इज 2.25 टर्म। अब इसमें दो पार्ट है, एक 2 है और एक 0.25 है। तो परफेक्ट नंबर के लिए 2 यानी कि सेकंड टर्म प्लस 0.25 थर्ड माइनस सेकंड टर्म। अब जरा ध्यान दो लॉजिक क्या है, 2.25 ये तो मालूम है 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 पहले पूरा लेना है सेकंड टर्म, फिर 0.25 और एक्सेस, एक्सेस किसके बीच में, थर्ड एंड सेकंड के बीच में। बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर हम सेकंड टर्म देखें तो क्या है, प्लस 0.25, थर्ड टर्म क्या है, -7, तो 7 प्लस 0.25 इंटू 1, 7 प्लस 0.25, क्या मिला आंसर, 7.25। बात समझ में आए क्या? अब इसके बाद एक मिनट रुक जाओ, अभी एक और मैं कैलकुलेशन करता हूं। अब सपोज दैट मुझे फाइंड आउट करना है Q2, तो इट इज वैल्यू ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन, तो Q2 में क्या चेंज आ रहा है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे Q3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपने अपने आप कैलकुलेट करना है। तो अब इसका मतलब क्या, दैट इज 2 8 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, दैट इज 8 प्लस 1 अपॉन 4 डिवाइड बाई इंटू 2 भी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4.5 आएगा क्या, 4.5 टर्म। तो अब 4.5 में पहले क्या लिखा, प्लस डेसिमल के बाद 0.5, एक्सेस किसके बीच में होगा, 5th और 4th के बीच में होगा ना 4.5, तो क्या, तो अब ये 4 टर्म क्या है, 1 2 3 4, 9 प्लस 0.5, 5th टर्म कितना है 10, 10 माइनस 9, 9 प्लस 0.5 इंटू 1, 9 प्लस 0.5, आंसर इज, कुछ समझ में आ रहा है? अगर मुझे Q3 कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या लिखने वाला हूं, वैल्यू ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन, अपने आप करोगे क्या कंप्लीट। अगर मुझे चाहिए, परसेंटाइल कौन सा था याद है, नहीं डिसाइल, डिसाइल D4 था ना, तो D4 अगर आप D4 लिखोगे तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ 4 n प्लस 1 अपॉन, और परसेंटाइल था शायद, इसका मतलब 28। करोगे जरा अपने आप कोशिश, क्वार्टाइल डेविएशन, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, सिंपल डेटा, ये हो गया था। आज हमारे पास डिस्क्रीट डेटा, सेम, डिसाइल, परसेंटाइल्स एंड सो ऑन। तो एक एग्जांपल की हेल्प से जाएंगे, और एग्जांपल इस तरह से लिखो, फाइंड Q1, Q2, Q3, D7 and P35 for, तो Q1, Q2, Q3 कंपल्सरी फाइंड आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट D7 एंड आफ्टर दैट P35 फॉर, और यहां पर डेटा इस तरह से नोट कर सकते हो, X एंड F 10, 15,
20, 25, 30, 35 and 40. Frequencies 3, 5, 8, 12, 9, 7, 4. हो गया क्या नोट करके? अब आपको मालूम है मीडियन के लिए हम लोग क्या करते थे, CF टेबल बनाते थे। सेम यहां पर आएगा। सॉल्यूशन ऐसा लिखो, फर्स्ट फॉर्म CF टेबल। तो पहला अपने को CF टेबल फॉर्म करना है और ये सबको मालूम है कैसा आएगा। तो X, F एंड CF 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा 5 से नहीं है तो चलेगा, तब 5 हटा लेंगे हम बाद में। ये लो अभी हटा देते हैं। अभी ठीक है। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। फ्रीक्वेंसीज 3, 5, 8, 12, 9, 7, 4। CF आता है ना सबको। पहला 3, फिर 8, 16, 28, 37, 44, 48। कैपिटल N इज इक्वल टू 48। कोई डाउट? ये समझा? अभी कैलकुलेशन आप लोग टेबल के नीचे ही कैलकुलेशन लिखते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जरा देखते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए? Q1 के लिए ना हमारे पास। तो Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 4th टर्म। n+1 अपॉन 4th टर्म। तो इट इज वैल्यू ऑफ 48 + 1 अपॉन 4th टर्म। 48 + 1 49, 49 डिवाइड बाई 4 12.25। आया सबके पास? अब ये 12.25 आ तो गया। अब जरा देख के बताओ CF में 12.25 किसके अंडर आएगा? 16 के अंडर आएगा ना। तो ये हमने किसके लिए मार्क किया? फॉर Q1। सामने क्या X दिख रहा है? तो Q1 इज इक्वल टू 20। पहला समझा कैलकुलेशन? हो गया है। अभी क्या कैलकुलेट करना है? Q2। तो Q2 के लिए सिर्फ क्या करना है? वैल्यू ऑफ 2 n+1 अपॉन 4th टर्म। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो जब आप Q2 निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही Q3 में किससे मल्टीप्लाई होगा? तो अभी डायरेक्टली वैल्यू ऑफ, अच्छा n+1 अपॉन 4 तो निकाला था ना, उसका क्या करते सिर्फ? पक्का ना? लॉजिक क्लियर है? तो 12.25 का डबल 24.5 टर्म। अब ये 24.5 किधर होगा? अंडर 28 होगा ना। तो इसलिए फॉर Q2 सामने क्या दिख रहा है? 25। तो इट इज इक्वल टू 25। चलो Q2 भी हो गया कैलकुलेट। अभी क्या लिख रहे हैं? Q3 वैल्यू ऑफ 3 n+1 अपॉन 4th टर्म। अब ये 3 समझा। अभी हमने 12 पॉइंट पहला क्या फाइंड आउट किया था? 25। अब इसका 3 टाइम करोगे तो क्या आएगा? बिल्कुल। तो वैल्यू ऑफ 36.75 टर्म। अब 36.75 अंडर, तो इसका मतलब फॉर Q3 और सामने क्या दिख रहा है? तो ये आ गया 30। कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखा था? डी का मतलब क्या है? डिसाइल। डिसाइल मीन्स 10th पार्ट। तो डिवाइड किससे करेंगे? लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कोई डाउट? तो अब ये हमारे पास क्या? वैल्यू ऑफ 7 n+1 अपॉन 10th टर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 7 48 + 1 अपॉन 10th
टर्म 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 34.3 आ रहा है। तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ 34.3th टर्म। ये 34.3th किधर होगा? अंडर 37 ना। बड़ा सबको क्लियर है ना, कहीं ऐसा ना लिखने के चक्कर में गायब हो जाए। तो ये अपने पास D3 के साथ ही क्या, Q3 के साथ ही क्या मार्क कर दिया? D7। सामने क्या दिख रहा है? 30। तो D7 इज अगेन 30 हुआ यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास P, और P क्या फाइंड आउट कर रहे थे? 35 था। तो P35 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 35 n + 1 अपॉन 100 टर्म। तो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 35 और ये 48 + 1 अपॉन 100 टर्म। चलो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 70 वैल्यू ऑफ 70.1 टर्म। अबे 17 पॉइंट समथिंग है ना, ये था। ठीक है, 17.15 टर्म। अब ये 17.15 अंडर 28 है ना, तो यहीं पर क्या लिख लिया हमने? P35। सामने क्या दिख रहा है? 25 कंप्लीट। चलो आप लोग मुझसे पहले ही कंप्लीट कर चुके हो, है ना। अब इसके बाद ये तो था कौन सा डेटा? डिस्क्रीट डेटा। अब आता है ग्रुप डेटा, वहां कैलकुलेशन वापस बढ़ने वाली है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल वापस से नोट करो। तो एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड Q1, Q2, Q3, D। आप बोलो कौन सा फाइंड आउट करें? कौन सा? D8 एंड P67। ठीक है। फॉर क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequencies 7, 10, 12, 9, 7. Solution. पहले CF टेबल एज यूजुअल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट फॉर्म CF टेबल, CIF एंड CF। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 7, 10, 12, 9, 7। चलो 7, 17, 29, 38, 45। कैपिटल N इज इक्वल टू 45। आ गया यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट, अभी हम लोग एक एक करके इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फॉर Q1, Q1 के लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? देखो मीडियन इधर ध्यान दो, उनका अलग सीन है। इधर 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 पता है ना, जो सेम क्लासेस एक जगह हो तो एक दूसरे को कुछ तो अलग दिखाना है ना। एक ऊपर साइंस, एक इधर साइंस, समझ में आया कुछ? हाँ, तो n/4। तो हमारे पास 45/4 इज इक्वल टू 11.25 है ना। 11.25 CF में देखो कहां पर आएगा? अंडर
17। तो ये किसके लिए मार्क हो रहा है? फॉर Q1। और आपको मालूम है मार्किंग इस तरह से जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, L1 इज इक्वल टू 10, L2 इज इक्वल टू 20, F इज इक्वल टू 10 एंड C लिख देता हूं, C इज इक्वल टू 7। मीडियन वाला ही फॉर्मूला एज इट इज चलने वाला है। अब फॉर्मूला क्या है? Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। तो L1 का वैल्यू 10 प्लस n/4 यानी कि क्या 11.25 माइनस C का वैल्यू क्या 7 डिवाइड बाई F फ्रीक्वेंसी क्या था 10 और इंटू 20 माइनस 10। तो 10 प्लस अब यहाँ पे क्या रह जाएगा 4.25 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, 10 से 10 बिल्कुल 14.25। तो समझ में आया क्या हुआ? तो ये हमारे पास था पहला Q1 का कैलकुलेशन। सबने कंप्लीट कर लिया है? थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये ना बहुत सारे हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट फॉर Q3 हेडिंग डालो, फॉर Q3। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले फॉर Q2 आ जाएगा ना, तो Q2 के लिए पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे 2n अपॉन 4, सॉरी मैंने Q3 बोला था, तो 2n/4। तो अब ये 2 इंटू 45 डिवाइड बाई 4 22.5 पहुंचा। अब ये 22.5 कहां पर होगा? अंडर 29 फॉर Q2। अब ये इंटरवल्स यहां से सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो इस बार L1 का वैल्यू कितना आ रहा है 20, L2 इज इक्वल टू 30, F इज इक्वल टू 12, CF इज इक्वल टू 17। चलो यहां तक आ गया क्या? अब इसके बाद सेम फॉर्मूला, देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू L1 प्लस, सिर्फ इतना चेंज करना है 2n/4 माइनस C या CF और अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। अब अगर हम देखें तो L1 20 प्लस 22.5 माइनस C या CF 17, फ्रीक्वेंसी 12 इंटू 30 माइनस 20। तो 20 प्लस 22.5 माइनस 17 इज इक्वल टू 5.5 ना, इंटू 10 डिवाइड बाई 12। तो ये हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट 20 प्लस क्या रह जाएगा 55 अपॉन 12। तो 20 प्लस 55 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 4 जा 48, 12 5 जा 4.5 समथिंग 58, तो 4.58 और ऐड किया तो 24.58। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी आप इसी तरह से Q3 कैलकुलेट कर सकते हो क्या? करो जरा कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो काफी काम का प्रॉपर्टी है, याद रखना है क्या, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो पहला प्रॉपर्टी लिखो, क्या नोट, और अगर इसको सिंबॉलिकली लिखें, और मीन क्या है x बार, मोड क्या होता है z, x बार माइनस m। बात समझ में आ रहा है क्या?
अगर इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दें, एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3x बार माइनस 3m। अभी हम यहाँ पर अगर इसको x बार को वन साइड ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान देना, मैं ऐसा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। तो ये 3m क्या हो जाएगा प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू 3x बार माइनस x बार, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 3m माइनस जेड इज इक्वल टू 2x बार, और या फिर वापस 2x बार इज इक्वल टू 3m माइनस जेड, या फिर 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मोड। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि मीन और मीडियन आपको दे देंगे, कहेंगे फाइंड द मोड, या फिर तीन में से कोई सा दो वैल्यू आपको पूछ लेंगे और एक आपको यहां पर देने के बाद एक फाइंड आउट करा लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एनी टू आपके पास गिवन हो सकता है और एक थर्ड वैल्यू आपसे फाइंड आउट करा लिया जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नंबर 2 ऐसा लिखो, इफ A is the arithmetic mean, J is the geometric mean, and H is the harmonic mean between two values A and B, then अगर A अर्थमेटिक मीन, J ज्योमेट्रिक मीन और H क्या बता रहा है, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज A एंड B। वहां पर वो स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा था, लिखा यही है। तो A एंड B, देन अब A का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, A प्लस बी अपॉन 2, G यानी कि ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ AB, H हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन A प्लस बी। तो एक तो ये पहले याद रखना है नंबर 1। अब इसमें क्या बात काम की है, तो इसे इस तरह से लिख लेते हैं 1 2 3 करके। नंबर 1, A इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू G, G इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू H। तो पहला क्या लिखा, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G, G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H। नंबर 2, A, G एंड H फॉर्म GP, यानी कि क्या फॉर्म करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। GP याद है ना, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर 3, G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H, G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H। तो यहां पर भी बहुत तरह से सम फॉर्म हो सकते हैं। अगर वो कहते हैं A एंड B आर इक्वल वैल्यूज, तो ये A, G और H भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। A एंड B आर अनइक्वल वैल्यूज, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन G, G इज ग्रेटर देन H। याद रखना है A, G और H अपने आप में क्या फॉर्म करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें G स्क्वायर क्या होता है, A इंटू H, यानी कि G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड H। तो इसी में नीचे ऐड कर सकते हैं, दैट इज करके, दैट इज G इज द geometric mean of A and H। वह क्या नोट करके, तो ये आपने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे ध्यान देनी है जो हमारे पास आएंगे, तो जब सम आएंगे तब हम इसको यूज करेंगे। तो फिलहाल आपने नोट करना है। हो गया सबके पास लिख के? अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आ रहा है वो है डिस्पर्जन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्पर्जन। तो पहला हमने एक कदम किया यहाँ पर, क्या, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू यानी कि क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल,
साथ में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो बहुत सारे टॉपिक खत्म किए। अब नेक्स्ट डिस्पर्जन। अब इसमें डेफिनेशन लिखो। डिस्पर्जन refers scatteredness or distribution of data around the central measures। तो डिस्पर्जन रेफर्स स्कैटर्डनेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अराउंड द सेंट्रल मेजर। सेंट्रल मेजर मीन मीडियन मोड, अरे अभी तो पढ़ा है। तो मीन मीडियन मोड के चारों तरफ डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या बताता है? डिस्पर्जन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो डिस्पर्जन रेफर्स स्कैटर्डनेस मतलब बिखराव, या फिर दूसरा वर्ड लिखा डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? डेटा का अराउंड द सेंट्रल मेजर्स। ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो। अब इसमें लिखो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ dispersion। We have two types of dispersion. Number one, absolute dispersion. Number two, relative dispersion। लिखा? तो पहला क्या है? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, और दूसरा क्या है? रिलेटिव डिस्पर्जन। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में वापस जाओ और एब्सोल्यूट डिस्पर्जन लिखो। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन लिखा? अब इसमें लिखो हेयर वी राइट और यूज deviation of data from the central measures। deviation of data from the central measures। तो यहां पर सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? डेविएशन, कि जो मीन है उससे डेटा का कितना डेविएशन है उनको यूज किया जाएगा या फिर उनको नोट किया जाएगा। ये तो हो गया एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या डालोगे? रिलेटिव। तो रिलेटिव डिस्पर्जन। लिखा हेडिंग? अब इसमें लिखो हेयर वी राइट dispersion in terms of percentage or decimal fraction या तो आप किस में लिखेंगे? परसेंटेजेस में, या फिर डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव, यानी कि डेसिमल यूज करके हम लोग नोट करते हैं। अब ये तो आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करना है? इसमें इस तरह से एक टर्म लिखेंगे, जरा ध्यान देना। पहला क्या लिख रहे हैं हम लोग? एक तरफ रिलेटिव डिस्पर्जन, और इधर हमने और चलो पहला रिलेटिव डिस्पर्जन, और दूसरा हम लोग क्या नोट कर देंगे यहाँ पर? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट फर्स्ट था ना हमारे पास, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। अब इनमें क्या क्या चीजें हमने फाइंड आउट करनी है? पहला हमारे पास टॉपिक है रेंज, यहां पर दूसरा टॉपिक है क्वार्टाइल
डेविएशन। तीसरा टॉपिक है मीन डेविएशन। चौथा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब है 4 तरह के एब्सोल्यूट हो गए। पहला क्या हो गया? रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव डिस्पर्जन में सबसे पहला है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी समझेगा, शॉर्ट करके लिख दिया है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ क्या पढ़ोगे आप? मीन डेविएशन। एंड लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, तो ये हमारे पास जिसे इन शॉर्ट हम बोलते हैं सीवी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ऐसे ही नोट करो जरा इसको। तो अगर आप देखें पेयर में वैल्यूज लिखा है, रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम एक पेयर में इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट पहला हेडिंग रिपीट करो, क्या लिखेंगे? रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, डाला सबने हेडिंग। अब इसमें नेक्स्ट जो रेंज है उसका फॉर्मूला क्या है, तो जरा देखें। तो रेंज आर इज इक्वल टू एच माइनस एल। क्या लिखा है मैंने? एच माइनस एल, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये तो हो गया रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि आर इज इक्वल टू एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। अब जरा यहां ध्यान देना, एक तो ये फॉर्मेट और एक लिख रहा हूं एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल इंटू 100। अगर डेसिमल में दिया है आंसर्स तो ये यूज करेंगे, परसेंटेज में दिया है तो इंटू 100 यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपके जो सीए फाउंडेशन यानी कि जो मॉड्यूल है उसे मैक्सिमम ये यूज किया, लेकिन कई सम्स में परसेंटेज भी पूछा गया, तो परसेंटेज के सेंस में सिर्फ क्या करना है? इंटू 100। विदाउट 100 ये डेसिमल फ्रैक्शन में चला जाएगा। हुआ क्या लिख के? तो ये तो रहा फॉर्मूला। अब इसके सम्स किस तरह के हैं, तो मैं 3 सम एक साथ लिख लेता हूं। ग्रुप डेटा, सॉरी पहला सिंपल, डिस्क्रीट और ग्रुप, और एक साथ खत्म कर देंगे। चलो हो गया ना फॉर्मूला लिख के? अच्छा यहां पे लिख लो, वेयर एच इज इक्वल टू हाइएस्ट वैल्यू, L equal to lowest value, H equal to highest value, L is equal to lowest value। कर देंगे इसको। अब जरा एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, फाइंड R and coefficient of R for the following data. Number 1, 10, 15, 25, 25, 30 and 45. Number 2, X and F यानी कि discrete data, 5, 10, 15, 20, 7, 12, 15, 4, ये हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड वन, ग्रुप डेटा यानी कि क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, 22, 40, 42, 60, 62, 80, 82, 100, 10, 15,
20, 15। तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोएस्ट वैल्यू, तो ऐसा लिखो, मेरे साथ साथ ही कंप्लीट कर लो। हियर L is equal to 5 and H is equal to 45, तो therefore R यानी कि रेंज H minus L, 45 minus 5 is equal to 40. Coefficient of R is equal to H minus L upon H plus L. 45 minus 5 upon 45 plus 5. 40 upon 50, 0.8. तो पहला सम समझा, बहुत सिंपल है। तो ये अपने पास था रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। किसी को डाउट इसमें? अब आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, हियर अब की बार बोलो, विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू? 15 is the highest value and lowest value is 4. हाईएस्ट क्या है? क्या 20 है? हाईएस्ट या लोएस्ट? हाईएस्ट वैल्यू 20 है, याद आ गया? अरे ये तो रेपिटेशन बताता है, वैल्यू थोड़ी ना होता है। इसका मतलब 5 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 10 12 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 15 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 20, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20। तो हियर और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 5। तो L इज इक्वल टू 5 एंड H इज इक्वल टू 20। तो therefore R इज इक्वल टू H माइनस L। तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 एंड कोएफिशिएंट ऑफ R H minus L upon H plus L। 20 minus 5, 20 plus 5, 15 upon 25, 0.6। चेक कर लेना। आया? तो ये आ गया 0.6। सबके पास हो गया ना? दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अब आते हैं थर्ड के लिए। तो अब की बार हियर विच वन इज द लोएस्ट वैल्यू? 20 एंड विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू? आपका डेटा 20 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 100 तक। हमें फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में, याद रखो। आई बात समझ में? अब बाकी आपको मालूम है। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू H माइनस L। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज H माइनस L अपॉन H प्लस L। 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस 20, 80 अपॉन 120, 2 अपॉन 3, 0.66 यानी कि 0.67। तो अभी बताओ, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो ये तो हमारे पास था यहाँ पर टर्म जो हमने लिखा। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी और सब में सेम है वो। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ y is equal to a plus bx, then range for y is equal to mod of b into range for x। प्रॉपर लिखा है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेंज फॉर y इज इक्वल टू mod ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। एग्जाम्पल लिखो साथ में। इफ Rx इक्वल टू 4 यानी कि रेंज ऑफ x इक्वल टू 4 एंड
2y माइनस माइनस ही मत करो प्लस 3x इज इक्वल टू 7, देन फाइंड रेंज फॉर y। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हमारे पास रेंज फॉर x क्या गिवन है 4 और रिलेशन क्या गिवन है 2y प्लस 3x इक्वल टू 7 और मुझे क्या फाइंड आउट करना है रेंज फॉर y। सॉल्यूशन ध्यान देना, तो है क्या 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 7। तो पहला मैं एक काम करूंगा 2y इज इक्वल टू लिख लूंगा। ये समझ में आ रहा है? हमने रिलेशन में सिर्फ y लिखा है ना, तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें? अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा बोलो? ये क्या रह जाएगा 7/2 माइनस 3/2x। तो देयरफॉर b का वैल्यू क्या मिल रहा है? यहां ध्यान दो, b का मतलब x का मल्टीपल। कोई डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? अब देयरफॉर रेंज फॉर y मॉड ऑफ b इंटू क्या लिखा था? रेंज फॉर x मॉड ऑफ b यानी कि मॉड ऑफ माइनस, और रेंज फॉर x क्या दिया है 4 था ना अपने पास। अब ये मॉड है ना, तो बाहर निकलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह गया, आंसर क्या आ गया 6। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है रेंज फॉर y वो कितनी होगी 6 होगी। तो इस तरह से